everyone. A very logical day to all of you. And here we are going to discuss how to extract the main idea. हाँ पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कई लोगों को बड़ा बोरिंग लगता है, उसमें भी इससे मेन आइडिया निकालना, ओ माय गॉड ये क्या करना है अब। हाँ करना तो पड़ेगा. Why? Because we are aspirants, we are CLAT aspirants, and what we need to do is, of course, आपके सामने इतने लोग इतनी बातें करेंगे, लेकिन हमें उसमें से एक मेन आइडिया निकालनी पड़ेगी, एंड दैट इज हाउ योर माइंड इज गोइंग टू वर्क. हम लोग लॉजिकल रीजनिंग करते हैं और यहाँ पे भी हम समझ लेते हैं कि आखिर हमें किसी की भी कही हुई बात पे हम उसमें से मेन आइडिया जो है, मेन पॉइंट जो है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो निकालेंगे कैसे. आज हम यही समझने वाले हैं. तो पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि आखिर ये मेन आइडिया होता क्या है. Of course, as you would say, it will be the central idea. Okay, fine, taken. It can be the key points that the author has stated, yes. But now the major problem is कि हम अगर मेन आइडिया हमें समझ में आता है तो एक्सट्रैक्ट करें कैसे उसे. इतना पूरा आर्टिकल रहता है, मे बी इट इज ऑफ 3 पैराग्राफ्स और 4 पैराग्राफ्स, उसे लेना टू अंडरस्टैंड इट. सो अंडरस्टैंड दिस टेबल. ठीक है, हम हमेशा टेबल को एक सेंटर टेबल बोलते हैं, एक साइड टेबल होता है, लेकिन सेंटर टेबल हमें समझना है कि आखिर सेंटर टेबल जो हम रखते हैं अपने लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, तो वो कैसा होता है. हाँ ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट तो हम कर ही सकते हैं. कोई कांच का बना लेता है, कोई मार्बल का बनवा लेता है, कोई वुडन होता है, बढ़िया सा होता है, राइट, वेरी ब्यूटिफुल. बट देन दैट टेबल इज अ टेबल. व्हाई? बिकॉज इट इज सपोर्टेड ऑन इट्स 4 legs. वेरी सिंपल एनालॉजी आई एम गिविंग यू. मैंने कहा है सीखो दिल से भी होता है और बिल्कुल सिंपल सीखना भी होता है, राइट. तो व्हाट टू डू? वी नीड टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया एज being supported by the reasoning. If main idea is the main point here, it is supported by the reasoning. It has the data, it has the details, right? The author is going to give something in support of it. तो ये जो लेग्स हैं ये इसके सपोर्टिंग पॉइंट्स हैं. अब चाहे वो डेटा दे, मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट, या तो वो किसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, या वो अपने ही आर्ग्यूमेंट्स देंगे जो कि रीजनिंग हो जाता है कि ऐसा क्यों है, रीजन देते हैं तो कन्विंस करने के लिए. इसका मतलब है बाकी बहुत सारी चीजें आपके पास होंगी, यू नीड टू फिल्टर इट आउट एंड देन यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट. जैसे ना मोती कैसे तरीके से निकाला जाता है सीप में से, तो बाकी सारी चीजें हट जाएंगी और आपके पास वो मोती आ जाएगा मेन आइडिया वाला. दैट इज व्हाट we are going to do today. So let's see how to practice this main idea, and I hope you have understood this. Data, reasoning, arguments, counter arguments, सपोर्टिंग पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारे पास समझ में. तो हम उसको हटा के ये देखेंगे कि ओके फाइन, मेन आइडिया तक ये सारी चीजें पॉइंट आउट करती हैं. ठीक है, कमिंग अप विद द एग्जाम्पल्स नाउ, लेट्स सी. Now it is a very small paragraph that I'm giving you. So the best thing will be to keep a notebook with you and start marking. Marking तो हम नहीं कर सकेंगे, writing two words, one word, कहीं पे भी वो आप लिखो नोटबुक में कि इसमें से important क्या है. Then we'll see with the discussion कि important क्या है, तो मेन आइडिया हम कैसे कनेक्ट करेंगे. कनेक्टिंग द डॉट्स तो हमें हमेशा चाहिए, राइट. कम ऑन, लेट अस सी. It is a brave new world that Manning foresees since the practice of the blurb is now entrenched in the book trade. Okay, one thing, practice of the blurb, entrenched yani deep rooted. What I'm doing is I'm giving you the meaning also simultaneously so that you can understand it. ठीक है, हमें अलग से नहीं करना, अभी simultaneously मैं बता रही हूँ, लेकिन keep one thing in your mind, when you're reading an article you don't need to refer to the dictionary while you're reading. बिकॉज वेन यू आर रीडिंग, आपके पास उस ऑथर का जो थॉट प्रोसेस चल रहा है, ऑथर के दिमाग में जो है तुम्हें वो समझना है. ठीक है, वर्ड के मीनिंग उसी टाइम पे नहीं समझने, लेटर ऑन ऑफ कोर्स यू हैव टू एनरिच योर वोकैबुलरी. उसके लिए आप मीनिंग लिख के आप लिख लेना, मतलब सिंपल मीनिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल. व्हाइल यू आर रीडिंग, आई एम रिपीटिंग, व्हाइल यू आर रीडिंग, डू नॉट रेफर टू द डिक्शनरी. Why?
बिकॉज यू विल ब्रेक दैट चेन ऑफ थॉट, जो आपका लॉजिकल फ्लो चल रहा है ना, वो रुक जाएगा बीच में, तो आप ऑथर की मेन आइडिया कैच नहीं कर पाएंगे, फिर ये प्रॉब्लम होगा. नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस आल्सो? अंडरस्टैंड that the complete article is not dependent on that one word. The author will give you multiple words, synonyms for it. कहीं ना कहीं आपको वो उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा, तो समझने की कोशिश करो, उसका डायरेक्ट मीनिंग जानने की कोशिश नहीं करनी है उस टाइम पर. लेटर ऑन आप कर लेना भले, ठीक है. आई एम कमिंग है, तो एंट्रेंच्ड का मतलब होता है डीप रूटेड इन द बुक ट्रेड. Coined in 1907 by the American satirist Gillette Burgess, it referred to the effusive, exaggerated, often vacuous praise from one's own hype squad comprising friends and colleagues in high places. ठीक है, अब देखो इसके आर्ग्यूमेंट्स कैसे थे. वैक्यूस, वैक्यूस यानी वैक्यूम से रिलेटेड. अब अगर वैक्यूम से रिलेटेड है हमारे पास वर्ड, तो इसका मतलब खाली पीली, हॉलो. वो वैक्यूस आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे, जिसमें दम नहीं है वो हॉलो हो जाता है, ठीक है. Praise from one's own hype squad comprising friends and colleagues in high places. तो यही लोग उसको उसकी तारीफ करते थे, तो खोखली तारीफ हो गई वो. Often a quid pro quo arrangement, this enforced collegiality has created opaque power structures and insular cliques that further a culture of obligation and favoritism. अब देखो ध्यान से, अपनी ही तारीफ करवाना अपने ही दोस्तों से, तो खोखली तारीफ ही होगी, क्योंकि आप करवा रहे हो, कोई दिल से तारीफ नहीं कर रहा है. दिल से तारीफ करे तो दैट्स अ डिफरेंट मैटर. व्हाट इज गोइंग ऑन हियर इज टू प्रेज फ्रॉम वंस ओन. वंस ओन से आपका समझ में आ गया, हाई स्क्वाड कंप्राइजिंग, तो कौन है? फ्रेंड्स एंड कलीग्स इन हाई प्लेसेस. दे आर प्रेजिंग द पर्सन, राइट. नाउ therefore it is vacuous. This is a quid pro quo, क्विट प्रो क्यो अरेंजमेंट. तो क्विट प्रो क्यो का मीनिंग अगर नहीं भी आ जाता है, तो भी आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये अरेंजमेंट है. अरेंजमेंट हमेशा लेना और देना होती है, तो क्विट प्रो क्यो का मीनिंग आ जाता है एक्सचेंज, इक्वल एक्सचेंज, राइट. सो दिस अरेंजमेंट, दिस एनफोर्स कोलिजियल. कोलिजियल का मतलब होता है साथ में काम करना. एनफोर्स्ड है जबरदस्ती वाला, ठीक है. हैज क्रिएटेड ओपेक पावर स्ट्रक्चर्स. ओपेक इज समथिंग दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, तो वेरी स्ट्रॉन्ग वैसा हो जाएगा. जो ट्रांसपेरेंट नहीं है तो दिखता नहीं है, तो पावर स्ट्रक्चर्स कैसे हो गए आपके पास? ओपेक हो गए. वाई? बिकॉज बिहाइंड द डोर्स क्या हो रहा है? फ्रेंड्स एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, तो इस तरीके से पावर स्ट्रक्चर्स बन गए, राइट. एंड इंसुलर, इंसुलर क्लिक्स. क्लिक्स का मतलब होता है ग्रुप्स. जैसे कार्टेल कैसे होता है, वैसे क्लिक्स हो जाता है. और इंसुलर का मतलब होता है इट इज नॉट अफेक्टेड. इंसुलेशन होता है ना, तो यू कैन रिलेट इट. बेसिक मीनिंग आपके पास वही रहेगा. दैट फर्दर अ कल्चर ऑफ ऑब्लिगेशन एंड फेवरेटिज्म. ऑब्लिगेशन यानी आभार होना. तो यार इसने मेरे लिए काम किया है, तो अब मेरा भी बनता है कि मैं उसके लिए कुछ करूं काम. तो ठीक है, उसे कोई टेंडर पास करवाना है, करवा लेना, कर लेना. ये होता है गिव एंड टेक. तो गिव एंड टेक हो जाएगा क्विड प्रो क्यो, राइट. अब सोचो इस पूरे पैराग्राफ में से कुछ वर्ड्स तो हमें मिल गए, लेकिन वर्ड्स का भी मीनिंग मैंने तुम्हें बता दिए हैं. तो लाइक अंडरस्टैंड व्हाट इज द थॉट ऑफ द ऑथर देयर, व्हाट इज ही एस्टैब्लिशिंग, राइट. नाउ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट ही फोरसीज, राइट. क्यों? क्योंकि ये चीज जो है, क्या होने वाला है ये देखा इसने, मैनिंग ने. अब क्या होने वाला है? इफ्यूजिव, एग्जैजरेटेड, दो वर्ड्स आ गए हमारे पास. इफ्यूजिव इज लॉट, अबंडेंट वाला, लेकिन जो वैक्यूम होता है वो इफ्यूजिव होता है. एग्जैजरेटेड, अननेसेसरली एक्सटेंड करना. सो वी कैन अंडरस्टैंड, इवन इफ यू डू नॉट नो इफ्यूजिव, वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जैजरेटेड. ये सभी को आता है. तो जो कुछ भी काम होगा, अब देखो हमने कुछ मेजर वर्ड्स हाईलाइट करते हैं, ठीक है. जो कुछ भी उसने देखा, फोर्सी किया कि आगे दुनिया ऐसी होने वाली है, क्या होगी? एग्जैजरेटेड बातें होंगी, अननेसेसरली खोखली बातें होंगी. वैक्यूम को वैक्यूम से रिलेट कर सकते हो, तो इजी हो जाएगा समझना. खोखली बातें होंगी. खोखली क्यों होंगी? क्योंकि आप खुद की तारीफ खुद करवा रहे हो. तो एग्जैजरेटेड है, व्हाई? बिकॉज इट इज प्रेजिंग, यू आर गेटिंग प्रेज, और यू आर टेलिंग अदर्स टू प्रेज योरसेल्फ.
तो ये ओन आपका खुद का स्क्वाड है। कौन है? आपके फ्रेंड्स हैं उसमें, और कौन है उसमें? कलीग्स हैं आपके। ठीक है, तो खुद का स्क्वाड तो अपने ही लोग रहेंगे ना, बस इतनी बात करनी कि हमारा खुद का स्क्वाड है जो हमारी तारीफ करता है। तो जो हमारी तारीफ करता है हमारे बोलने पर, तो वो खोखली तारीफ हो जाएगी। दैट इज अ वैक्यूअस प्रेज, exaggerated praise, vacuous praise. Now if you are able to get these two things, then what is happening? अगर तुमने किसी की से अपनी तारीफ करवाई, so definitely that person is also going to ask you something in return. So if you're giving and taking, that becomes a quid pro quo arrangement. Now if it is a quid pro quo arrangement, ठीक है ना, तुमने अपनी तारीफ भी करा दी और तुम्हें करनी भी पड़ेगी किसी और की तारीफ, तो दिस बिकम्स अनदर पॉइंट। एंड देयरफॉर द पावर स्ट्रक्चर इज बिल्ड। हम दोनों एक दूसरे की तारीफ करेंगे, तो ये हो गया हमारा एक स्ट्रॉन्ग क्लिक, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप हो गया। तो हाउ आर क्लिक्स फॉर्म्ड? where the people are helping each other there, and they become strong, they become insular, they are not getting affected by anybody. Why? Because now they have an obligation to do things for their own friends. आपने अगर किसी से एक फेवर लिया तो आपको फेवर रिटर्न भी करना पड़ेगा, ये बात है, राइट? सो फोकसिंग ऑन अ फ्यू वर्ड्स, focusing on the idea that is flowing. So how was that idea flowing? उसे तीन चार चीजें हमने connect कर दी, so we get the how to understand this paragraph. अब अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं और चार क्वेश्चन इसमें रहते हैं, तो you will be able to come up with your आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैं तुम्हें सिर्फ मेन आइडिया एक्सट्रैक्ट करना बता रही हूँ, मार्क करना अगले सेशन में होगा। सो लाइक डेफिनेटली इसका आखिरी सेशन, आई बी आखिरी पैसेज आई बी गिविंग यू with the options only. So first we are understanding, and therefore like, follow, share, comment, whatever you want. Definitely do it so that you keep track, you are there along with us in your preparation for CLAT, और सीखेंगे क्योंकि हम दिल से, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी भी नहीं है, बट यस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ये बात आपके लिए खुद के लिए करनी ही पड़ेगी कि आप कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, हम वो कैप भी करेंगे, लॉजिकल भी करेंगे, इंग्लिश भी करेंगे, तो एक ओवरऑल अटैक हो जाएगा ना जब प्रिपरेशंस में, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू रीच द टॉप। लेट्स सी व्हाट वी हैव इन आवर सेकंड पैराग्राफ नाउ। थोड़ा सा अलग है ये पैराग्राफ, देखते हैं। While sympathy for the deportees is understandable, their stories speak to the larger inequality between and within countries. Recent है, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसी में से है। This is how we need to understand also, right? What you are talking about is the sympathy for the deportees is understandable. ठीक है, बुरा लगता है डिपोर्टीज के लिए जिनको यहाँ पे भेज दिया गया है वापस, right? It requires wider conversations, not political point scoring. According to the author, what is required? वाइडर कन्वर्जेशंस, राइट? मतलब आप ऐसा नहीं हो कि अरे यार बेचारों को ऐसे भेज दिया, ठीक है, उन बेचारों ने भी कुछ तो किया ही होगा ना वहां पे रह के, तो ये समझो आप। तो व्हाट यू नीड इज नॉट अ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कन्वर्जेशन, प्रॉपर कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन डिस्कशन आपका होना चाहिए कि दोनों काउंटर आर्ग्यूमेंट एंड आर्ग्यूमेंट दोनों एक साथ हो। तो ये है ऑथर की बात, पहला पॉइंट उसका आ जाता है यहाँ पे, दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ वाइडर कन्वर्जेशन। No nation state allows free for all citizenship, and illegal immigration has been one of the main issues in the US politics for at least 3 decades. 30 साल हो गए हैं। तो अब आप, अब यूएस का जो एक्शन है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है ऑथर, वो स्टेट कर रहा है। उसने कहा था कन्वर्जेशन चाहिए, तो लेट अस कम अप विद ऑल द पॉइंट्स प्रॉपर्ली। सो व्हाट इज द ऑथर सेइंग? लेट्स सी, नो कंट्री, नो नेशन स्टेट, टेक इट इंडिया ओनली, ठीक है, तो हम ऐसे फ्री फॉर ऑल इमिग्रेशन तो नहीं दे देंगे ना उनको, ठीक है। So anybody it is like, so nation state, no nation state allows free for all citizenship, and illegal immigration nobody is going to allow, and this has been a problem that US is facing for the last 3 decades. पिछले 30 सालों से ये प्रॉब्लम है। It is also an issue that Donald Trump has been especially vocal about on the campaign trail, arguably with racist overtones. रेसिस्ट ओवरटोन्स का मतलब होता है कि आप जिस लहजे में बात करते हो, जिस टोन में बात करते हो, उसे कहीं ना कहीं एक पॉइंटर आ जाता है, क्योंकि फाइन ही हैज बीन टॉकिंग अबाउट द इमिग्रेंट्स, द इलीगल इमिग्रेंट्स, कि हम उसके साथ ऐसा करेंगे, तो ये उन्होंने कैंपेनिंग में बोला था। लेकिन रेसिज्म थोड़ा सा उनकी आवाज में खनक आ रही थी, आवाज से पता चल रहा था कि ही इज गोइंग अ लिटिल अक्रॉस द लाइन फॉर रेसिज्म।
ये समझ में आ रहा था. This is what the author says now, right? So the spectacle around the deportations earlier this week can be explained by the Trump administration's desire to address and appease its political base, right? अब यहां से ट्रंप ने क्या किया है, क्या कदम उठाया है, वो उन्हीं के जो वोटर्स थे, वोटर्स ने अगर अगर उनको वोट करके टॉप पोजीशन पे पहुंचा है, तो ही हैज टू डू व्हाट ही हैज सेड इन हिज मैनिफेस्टो, इन हिज कैंपेनिंग. इफ ही सेज फ्री फॉर ऑल नहीं चलेगा, इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं चलेंगे, तो उन्होंने उसी अपनी ही बात पे डटे रहे और इन लोगों को उन्होंने वापस भेजा. So this part of the paragraph is giving you the reasoning for the point that yes, we need a proper conversation. We don't need to be like politically minded. और ऐसा भी नहीं कि हम अपना ओपिनियन ऐसे बना लें कि ठीक है, अरे उन्होंने इंडियंस को भेज दिया वापस, हमें वो भी नहीं समझ, हमें तो ऑथर की बातें समझनी है, राइट? सो वी डोंट नीड टू लाइक टेक ओनली वन साइड. नो, वी नीड टू कम अप विद अ प्रॉपर आर्ग्यूमेंट इन द सेंस फॉर एज वेल एज अगेंस्ट. हमें दोनों चीजें समझ में आनी चाहिए. तो ये उन्होंने कहा, डिजायर टू एड्रेस एंड अपीज इट्स पॉलिटिकल बेस. अपीज करना मतलब उनके हिसाब से उनकी डिमांड्स या उनकी बातें जो उन्होंने कही थी, टू लाइक टू पैसिफाई देम. ये करने के लिए अब आपके पास बहुत सारे अपीज के मीनिंग्स मिल जाएंगे. लाइक मिटिगेट हो सकता है, लेसन हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, मल्टीपल मीनिंग्स होंगे. पर यहाँ पे पॉलिटिकल बेस जो है, उन्हें पैसिफाई करना है, उन्हें काम करना है, उन्हें सेटिस्फाई करना है. इसके लिए भी ट्रम्प, क्योंकि जो बातें उन्होंने कही थी वही बात उन्हें अप्लाई भी करनी है. दिस वॉज इट. दैट सेड, मतलब अब ये सारी बातें हमने कह दी. Similar deportations were undertaken during earlier administrations, both Democratic and Republican. ये पहली बार तो नहीं हुआ है हिस्ट्री में. ये ऑथर अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि देखो ये पहली बार नहीं है जो इतना ना सिंपथी वाला ऐसा मुंह बना के बैठ गई अगर इंडियंस का, अरे इनको भेज दिया वापस. तो ये पहले भी हुआ है, राइट? और ऐसे भी नहीं कि सिर्फ ट्रम्प के कहने पे हुआ है. डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन हो, जो भी गवर्नमेंट बनी हो, उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स को तो भेजा है, राइट? So the restraining of passengers has been a part of the US Immigration and Customs Enforcement procedure since 2012. Restraining है इसे. While such measures may be cause for concern, migration is only one among several issues. Only one among several issues. तो आपको इतना इतना एक ही चीज पे फोकस करना नहीं, आप एक पूरा एक हैव अ मैक्रो व्यू ऑफ एवरीथिंग, नॉट ओनली वन थिंग. अगर माइग्रेशन है, इलीगल माइग्रेंट से वापस भेज दिया, नो, इतना हाइपर होने की भी जरूरत नहीं है. वो बोल रहे ग्राउंड रियलिटी समझो. कोई भी कंट्री अलाउ नहीं करेगी वन थिंग, राइट? So that means his action was partially justified. Second, second justification that the author gives is that he had mentioned everything in the campaign, so the desire to address and appease the people बनता है उसका, क्योंकि उन्होंने मेंशन कर लिया था कैंपेन में, तो काम भी करेंगे, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट. थर्ड पॉइंट जो वो बोल रहे हैं कि ये काम जो है पहले भी हुआ है, इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इट इज हैपनिंग, राइट? 2012 से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स वो कर रही हैं इमिग्रेंट्स पर, आईसी एजेंसी जो है, बढ़िया. तो तीन जस्टिफिकेशंस ऑथर ने दिए हैं ये बात करने के लिए कि ये जो हुआ है अभी इस वीक, उसके लिए हमें मुंह फुला के नहीं बैठना है. तो वी नीड अ प्रॉपर कन्वर्जेशन. सिंपथी भी नहीं होनी है, कन्वर्जेशन बराबर होना चाहिए. तो एवरीथिंग इज कमिंग बैक टू दिस point, the desire for conversation. So 3 points he gave in justification. Now the last one he says that see this is not the only matter, there are several more issues. तो fourth one भी उसने अपनी point यहाँ पे कह दी. Now there are several issues between India and the US at the time of churn in international relations, including around growing protectionism and talk of tariffs and trade barriers. ठीक है, अब उन्होंने सिर्फ अभी उन इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा है. उससे ज्यादा संजीदा, ज्यादा सीरियस, ज्यादा ग्रेव मैटर जो है, कंसर्न जो है, वो अभी है दिस माइग्रेशन वाली बात. इज नॉट द ओनली थिंग, right? So what is more important is economic barriers, the relations in the country, in between the countries, they are changing, international relations change हो रहे हैं. तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इश्यूज कहाँ पे आ रहे हैं? टैरिफ्स के साथ आ रहे हैं, इकोनॉमी के साथ आएंगे, आपके बिजनेस रिलेशंस चेंज होंगे,
आपके एग्रीमेंट्स चेंज हो जाएंगे, कंट्रीज के बीच के एग्रीमेंट्स चेंज हो जाएंगे। अब उस पे फोकस करो, अपनी कंट्री आगे बढ़ेगी कैसे दुनिया में, राइट? ये माइग्रेशन से उन्होंने किया है। दिस इज वन पॉइंट, नॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप इससे ऊपर लड़ना चालू कर दो, नहीं, ये और भी काफी सारी चीजें इन्होंने की है, एंड दीज आर ऑल्सो द एडिशनल इश्यूज। सो माइग्रेशन वाला इशू इज नॉट द ओनली वन, right? So now you come to the main idea that we need a conversation. We don't understand that this is the only issue. There are multiple more issues, more grave matters concerning the India-US relationship, because what was done here has been justified by the author. कि ये तो बनता है because people have elected him, so he has to do something that he had promised for in the campaign. Second, no country is going to let the illegal migrants stay there, right? And third, this is not the first time that has happened. The restraining things have been happening since 2012. Justified action about the migration, focus more on the issues, economic issues. तो ये दोनों चीजें मिला के हमारे पास ऑथर का मेन आइडिया आ जाता है कि देखो, माइग्रेशन वाला इशू इज नॉट अ वेरी बिग इशू, फोकस मोर ऑन द चेंजिंग इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हम नैरो डाउन करेंगे, उसे टेपर करेंगे और हम मेन पॉइंट पे आ जाएंगे। So I hope you have understood this. I hope you have understood how to understand all this. Third, for 5 series, Unforgotten was my go-to comfort television. अब ये एक different genre है, different genre का main idea हम कैसे निकालेंगे, let us see. ठीक है? So yes, the crime drama is always about a grisly murder, and every season begins with a gruesome discovery of remains that have been buried for years or even decades. अब ये एक सीरियल की बात करें, एक नेट सीरीज की बात हो रही है, अनफॉरवर्डेड। आई थिंक ये कहीं गार्जियन या टेलीग्राफ का कहीं आर्टिकल है, प्रोबेबली गार्जियन का है। एंड यस, देयर आर प्लेंटी ऑफ सीन्स विथ बॉडी पार्ट्स लेड आउट ऑन मॉर्चरी टेबल्स। अब देखो ये फॉरेंसिक रिपोर्ट्स कैसे, फॉरेंसिक लैब में क्या होता है या क्या नहीं होता है, वो हो रहा है। ये 5 सीरीज है, Unforgotten. And yes, there are plenty of scenes with body parts laid out on mortuary tables being picked over by pathologists who say things such as, this artery does show signs of gaping, as if they've just won the lottery. ठीक है, अब उसका तरीका देखो कि कैसे लिखते जा रहे हैं। तो अभी जैसे हम मेन आइडिया डिस्कस करें ना, धीरे धीरे आप उसमें टोन्स को भी समझते जाना, right? Tones and style भी समझते आएंगे, तो later on I'll take the tones also then. But in its combination strong cast, ample twist and the inevitable dispensation of justice, it always felt soothing somehow. मतलब ये सारी चीजें तो formula based हैं, same, same in all cases. ठीक है, और क्योंकि ये सेम था इसीलिए सूदिंग भी था, कुछ ऐसा एकदम से अलग नहीं है। हाँ, हमारे पास अगर सिमिलर चीजें रहेंगी तो हमें उसकी आदत पड़ जाती है, एंड देन वी आर देयर इन अ कंफर्ट जोन। It is occasionally workmanlike but reliably solid. So this becomes the author's idea about what the 5 series of Unforgotten was, right? So his idea, एक idea आ गई, idea 1. Now as it reaches its 6th season, though I worry that the wheels are coming off. अब यहाँ पे आ गया उसकी चिंता का विषय। 6th सीजन में मुझे लगता है ये थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, टायर ब्लास्ट ना हो जाए कहीं पे, ऐसे गाड़ी ना टेढ़ी हो जाए, ये हो गया। तो आई व्हील्स आर कमिंग ऑफ, ठीक है, तो व्हील्स मेटाफोरिकल यूज है, राइट? तो व्हील्स आर कमिंग ऑफ मतलब वो 5 सीरीज में तो गाड़ी बढ़िया चल रही थी अनफॉरगॉटन की, 6 में थोड़ी सी कहीं गड़बड़ ना हो जाए, दिस इज व्हाट ही इज रिप्रेजेंटिंग। सो द स्ट्रक्चर इज लार्जली द सेम एवरी टाइम। देखो यहां से जो पॉइंट निकली थी, इट इज understood in the second paragraph also. Another reason it is so comforting, same thing हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, क्योंकि ये सारी चीजें सिमिलर थी। केस होता है, फिर बॉडी मिलती है, फिर उसके पार्ट्स होते हैं, फिर फॉरेंसिक लैब जाते हैं और फिर उसका समझते हैं कि आखिर ये है क्या। ठीक है, और यही चीज हमेशा होती थी सीरीज में। अभी इसे लगता है कि थोड़ा सा कुछ और हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने फिर अपनी पॉइंट कह दी कि इट इज द सेम एवरी टाइम एंड देयरफॉर वी आर मोर कंफर्टेबल इन इट। It is comforting, perhaps, and this seems to be no different. A body is discovered, turns out to be a cold case, so it reaches the desks of the friendly, efficient, and only mildly troubled cops we know and love. We know and love means that you are quite familiar with the complete cast. It throws a handful of suspects into the air and dares you to guess how these people could possibly be connected. मतलब ये उनका काम करने का तरीका,
जैसे तुमने कभी सीआईडी देखा होगा, तो सीआईडी में दया क्या करता था, काम करने का तरीका हमेशा एक दरवाजा फोड़ देता था, ठीक है ना? प्रद्युमन, एसीपी प्रद्युमन, जो भी कैरेक्टर्स तुम्हें देखे हो तुमने तो और कैरेक्टर्स याद आ जाएंगे। So this is what you can see. This is going on similar in every case, right? It throws a handful of suspects into the air, dares you to guess who could possibly be connected. Then it waits for them to come and crashing down to earth as the pieces finally slot into place. Then it sprinkles all with a touch of concern for the private lives of the detectives. तो ये पूरा जो है वही फॉर्मूला बेस्ड है, right? Private lives and kicks back in nice fancy kitchens as it works out who done it and why, right? यहाँ तक पैराग्राफ में हमें बस दो छोटे छोटे से पैराग्राफ्स हैं. The complete article was quite a lengthy one and a very interesting one also, right? But then here, what do we get? What will be the main idea of this short paragraph then? It will be like this particular series, right? It is following the same formula in all the seasons. This season would be a little different, possibly है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये था व्हील्स आर कमिंग ऑफ, इसे लगा आई वरी, दो है ना, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि मुझे लगता है कि यार कुछ थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, बस बस इतना पॉइंटर हमें समझना है, दैट्स इट. बाकी सब जो था क्या है, फिल्टर इट आउट, वो पूरा एक्सप्लेनेशन था, फॉर्मूला क्या हो रहा है उस सीरीज में, और हर सीरीज में सिमिलर हो रहा है, बस वही बात है. और क्योंकि सिमिलर हो रहा है तो इट बिकम्स कंफर्टेबल, एक ये बात हो गई, राइट? सो पीपल आर देयर, comfort, fine. Why? Because the series is throwing the same thing every day in every season. Sixth season, little different. That's the point. Again, because simplified version में करते जाओ तो तुम्हारे पास पड़ेगा और समझ में आ जाएगा कि सीखो दिल से होता क्या है. आप दिल लगा के इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके उसमें से पॉइंटर्स ऐसे शाइन करेंगे, ऐसे पॉप, जैसे पॉपकॉर्न कैसे आता है वैसे पॉप करके तुम्हारे आंखों के सामने आ जाएंगे कि अरे यार ये इंपॉर्टेंट है. उनको फिर आप कनेक्ट द डॉट्स करो जैसे आप जिक्सॉ पजल खेलते हो, ठीक है, एक डॉट्स वाली जब गेम खेलते हैं तो. चलो फोर्थ पैसेज है छोटा सा, उसके बाद आएगा क्वेश्चन वाला राउंड. So, more than the bewilderment with this idea of an antiseptic life, this room with curtains that allows us to draw, then the moment we are forewarned is my inability to understand this new culture of coding literary text. ये ऑथर ने बोल दिया यार, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि मैं लिटरेरी टेक्स्ट को कोड कैसे करूं. आई एम अनएबल टू डू इट. ये उसने पहले से ही अपना पॉइंटर दे दिया. तो जो डायरेक्टली ऑथर की तरफ से आता है ना वो पॉइंट हो जाएगी, बाकी सब एक्सप्लेनेशन हो जाता है, ठीक है. सो काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन विद इट्स बायसेस एंड कॉन्सिक्वेंट एंटिसिपेटरी जेनरिक रिस्पॉन्सेज टू सेटिंग्स एंड सिचुएशंस. हमें ये कोडिंग वाली जो बात थी, कोडिंग है क्या? क्लासिफिकेशन. तो क्या नहीं कर पा रहे वो इस क्लासिफिकेशन, ये बात समझ में आ गई, राइट? देयर इज अ मोर कॉमन नेम फॉर ट्रिगर वार्निंग्स आउटसाइड अ कंट्रोल्ड कल्चर, ठीक है. ट्रिगर वार्निंग्स है एक outside the controlled culture, ठीक है, such as academia or publishing. It is hurt sentiments. Okay, ये है एक और नया वर्ड, hurt sentiments, ठीक है. ट्रिगर वार्निंग्स यानी कौन सी चीज ऐसे होती है जो तुमको ट्रिगर करेगी, ठीक है, या कौन सी चीज है जो वे समथिंग दैट इज गोइंग टू ब्रिंग आउट द बीस्ट इन यू, right? In that manner, so situations and settings है, but you can't classify these things. वो करने में ऑथर बोलता है कि आई एम अनेबल टू डू इट. एंड नाउ ट्रिगर वार्निंग तक तो ठीक है, लेकिन अभी एक और वर्ड आ गया, हर्ट सेंटिमेंट्स. और सेंटिमेंट्स हर्ट कैसे होते हैं? while the unit of trigger warning is the individual, ठीक है, मतलब इसको कुछ बोला और मैं भड़क गया तो ये बात हो जाती है ट्रिगर, मतलब ट्रिगर मत करना अपने फ्रेंड को भाई क्योंकि इस बात पे भड़क जाता है, तो ट्रिगर वार्निंग्स हो जाती है, मतलब एकदम भड़कने वाला है. तो ये जो मैंने 2-3 बार बोला वर्ड भड़कना, इसका मतलब हो गया कि आपने अपने सोच रखा होगा कि कोई ना कोई फ्रेंड तो ऐसा ही होता ही है कि इसको ये मेंशन करो और वो एकदम सातवें आसमान पे गुस्सा, नहीं नाक पे गुस्सा, हाँ, ट्रिगर वार्निंग्स होती हैं ये, राइट? पर वार्निंग्स इंडिविजुअल के लिए होगी, ठीक है. So this is what he's saying. The trigger warning is the individual. That for hurt sentiments, it is usually a group. Hurt sentiments हमारी कम्युनिटी के लिए ये बोला, ऐसे बोला, hurt sentiments ये हो गया. मतलब एक चीज ऐसे ना मॉब
मॉब कैसे होता है, मॉब बिहेवियर अलग ही होता है, ठीक है? तो इट स्प्रेड्स लाइक फायर। सो इफ वन पर्सन टेक्स द नेम ऑफ अ कम्युनिटी इन, बोले हमारे लिए ये सब बोला, और क्योंकि सारे लोग उस कम्युनिटी के आ जाएंगे, देश में आ जाएंगे, बोले चलो मारो कुटो, ये ये हर्ट सेंटिमेंट्स होते हैं, मतलब कोई भी तब दिमाग नहीं लगाता है, राइट? यू गेट हर्ट इन सच अ मैनर दैट द कंप्लीट कम्युनिटी गेट्स हर्ट देन। अंडरस्टैंड व्हाट द ऑथर इज सेइंग। सो इंडिविजुअल के लिए ट्रिगर वार्निंग है, ग्रुप के लिए हो जाता है हर्ट सेंटिमेंट्स। एग्जामिनर्स दे पिक ऑन वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड यूजुअली रिसोर्ट टू द मोस्ट चाइल्डिश मैनर ऑफ इंटरप्रिटेशन, राइट? तो लाइक एग्जामिनर्स, तो एग्जामिनर्स क्या करते हैं, हमारे हमने इतना कुछ लिखा लेकिन दो चार वर्ड्स ही देख पढ़ेंगे, वो बोलेंगे कि चलो 10 में से 4 मार्क दे देते हैं, या कोई 10 में से अच्छा 3-4 अच्छे-अच्छे वर्ड्स लिखे हमने ऐसे में, तो 10 में से 8 मार्क्स में मिल जाएंगे। व्हाई? बिकॉज़ द एग्जामिनर इज पिकिंग आउट दोज़ गुड वर्ड्स ओनली। हाँ, बढ़िया, गुड लैंग्वेज यूज्ड, हो गया। और अगर वीक वर्ड्स दिख गए तो वो उसे मार्क्स नहीं देंगे। Where there are no attractive words or there is no catch there. That is the point. So, like examiners, that for hurt sentiments is usually resort to the most, they pick on words and phrases which usually resort to the most childish manner of interpretation. बच्चों जैसे आप इंटरप्रेट करेंगे उस चीजों को, ठीक है, और फिर हर्ट भी हो जाएंगे। हर्ट होना है ना, बुरा लगना है, मुझे बुरा लग गया, मुंह फुला के बैठ गया, ऐसे पूरी कम्युनिटी करेगी, लेकिन वो मुंह फुला के नहीं बैठेगी, वो फिर हथियार उठा के लड़ाई करेगी, प्रोटेस्ट करेगी, रोड पे आ जाएगी, वो हो जाएगा, right? So what are the people doing? That is what the author is trying to say, that see you pick up all the easy interpretations, kindly थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इंटरप्रिटेशन आपका सही होगा, तो ये हर्ट सेंटिमेंट्स की बात नहीं बनेगी। फिर मैनर ऑफ इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। द सेफ्टी लेजीनेस ऑफ द लिटरल, दे रीड टू बी हर्ट एज इफ वर्ड्स वर एरोज एंड दे डार्ट वर्ड्स। वो पढ़ते हैं कैसे, कि हाँ हमारे लिए कुछ गलत बोला है, हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ गलत बोला है, हमें चोट पहुंची है तो अब हम उन्हें चोट पहुंचाएंगे, इस तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। ऑथर बोलते हैं कि आप इंटरप्रिटेशन आपका गलत है, बच्चों जैसा तो इंटरप्रिटेशन है, राइट? एंड व्हेन यू आर गेटिंग हर्ट, सो बाय दिस इंटरप्रिटेशन ओनली, तो आपके ऊपर ही है ना कि आप इंटरप्रेट अच्छे से करो, राइट? सो वेयर इज द ऑथर्स पॉइंट नाउ? ही हैज पिक्ड अप 2-3 वर्ड्स, वन, you get hurt, right? Why? Because of the childish interpretation. तो आपका इंटरप्रिटेशन सही नहीं है हमेशा। तो because of this childish interpretation, you use words, and this is how the hurt sentiments come out, or the sentiments are hurt. And then उसके आगे का जो रहता है, प्रोटेस्ट करना, बदला लेना, ये सारी चीजें आ जाती हैं, राइट? तो ऑथर ने ये बात कही, ट्रिगर वार्निंग्स, और पहले ही बोल दिया उसे कि मैं क्लासिफाई नहीं कर सकता, उसने अपनी इनेबिलिटी बता दी। तो यहाँ पे जब उसने दिया कि आई कांट अंडरस्टैंड, राइट, एंड देन ही इज गिविंग व्हाट इज हैपनिंग, एंड ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाई डू पीपल एक्चुअली गेट हर्ट, व्हाई आर दे गेटिंग हर्ट, दे आर एक्चुअली मिस इंटरप्रेटिंग एवरीथिंग। उनका खुद का चाइल्डिश बच्चों जैसा इंटरप्रिटेशन है और आप हर्ट हो रहे हो। फिर उसने छोटा सा एक सटायर जैसे क्या है कि एनालॉजी भी दे दी, एज ए वर्ड्स वर एरोज, शब्दों से हर्ट होते हैं जैसे, तो वो एरोज हैं, एंड दे डार्ट बोर्ड से, तुम डार्ट बोर्ड हो और ऐसे एरोज फेंक रहे हैं हम। So these 2-3 words, if you're able to understand any option which contains these words, not words necessarily in the same context, कि yes interpretation हमारा childish है, मिस इंटरप्रिटेशन होता है, और इसी के लिए हर्ट सेंटिमेंट्स या ट्रिगर वार्निंग्स होती हैं। ग्रुप की मेनली, उसने इंडिविजुअल और ग्रुप के बारे में कहा था। दैट विल बी योर आंसर एंड यू विल बी एबल टू कम अप विद द राइट आंसर नाउ। हियर वी हैव अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, स्मॉल, क्विक answer. Coming to the answer, by the time I'm reading, simultaneously you have to read also and come up with the answer also. और अपनी नोटबुक्स में पहले लिख लेना, या तो कमेंट में लिख लेना कि आंसर क्या है, फिर मतलब कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी और का भी नहीं होना है, पर आपके समझ के हिसाब से लिख लेना। यस, कम ऑन। So China has consistently responded to US tariff changes with a mix of countermeasures, diplomatic negotiations, economic adjustments. When the US imposes tariffs on Chinese goods, China often retaliates. देखो, consistently often retaliates होगा जब जब यूएस ने उनके ऊपर टैरिफ्स बनाए हैं, लगाए हैं, तो
चाइना ने रिटेलिएट किया है। अपने चार्जर्स उन्होंने बना दिया अमेरिकन एक्सपोर्ट्स टारगेटिंग इंडस्ट्रीज सच एज एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग. Additionally, China seeks to mitigate the impact by diversifying the trade partnerships. अब एक और कदम है, एडिशनली बोले ना, मतलब यहाँ पे एक कदम हुआ, यहाँ पे दूसरा काम हुआ जो चाइना ने किया या करती हैं, वो डाइवर्सिफाई कर देती हैं ट्रेड पार्टनरशिप्स। वही का भैया हमेशा यूएस के साथ हो ये जरूरी नहीं है। इंक्रीजिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ऑफरिंग सब्सिडीज टू अफेक्टेड इंडस्ट्रीज, तो प्रोटेक्शन भी देंगी, सब्सिडीज भी देंगी, तो इस हिसाब से उनकी खुद की इंडस्ट्रीज और आगे बढ़ जाएंगी। डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, ये तीसरा काम, इंक्लूडिंग नेगोशिएशंस एंड एग्रीमेंट्स लाइक द फेज 1 ट्रेड डील हैव ओकेजनली ईज टेंशंस, ये कहीं कहीं कभी ना कभी हुआ है. So this becomes the third point. But long-term competition remains. Competition तो रहेगा. China also utilizes the WTO. ये भी use करती है, तो this becomes the fourth. Now, if I come up with the main idea, question is, China ignores the US tariffs and continues its trade policy unchanged. Ignore करती है China नहीं. उसके हिसाब से वो changes लेके आती है, तो ignore will be totally out. China reacts to US tariffs with countermeasures, yes. Negotiations, yes. Economic adjustments, yes. US tariffs have no impact on China's economy, ठीक है. कोई impact नहीं होगा क्या? नहीं होगा तो सही, क्योंकि इससे इसके exports पे भी फर्क पड़ जाएगा. And China completely stops trading, completely stop नहीं करता है. So focusing on the basics of language, you can easily come up with the elimination there. तो देखो हमारे पास बी आंसर आ जाता है, क्योंकि बाकी के 3 एलिमिनेट हो जाते हैं आसानी से. So we have B as the answer, which says yes, China reacts. It comes up with the negotiations, जो हमारा एक आइडिया था. It comes up with its own tariffs, retaliate करेगी, ठीक है. फिर वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी लेके आएगी नेगोशिएशंस के साथ, और डाइवर्सिफाई भी करेगी ट्रेड पार्टनर्स डील्स. That's it. So that is all for today. अब आपको आ जाना चाहिए, हाँ हमें आ गया समझ में, आई हैव नाउ अंडरस्टूड हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेन आइडिया. इस तरीके से आपको जंप करना चाहिए. हाँ, ये तो अभी सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन था, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस के साथ साथ आएंगे, सो देन यू विल बी एबल टू डू इट वेल. Hopes. Stay positive. Yes, you will be able to identify. And for this also, you can actually go for listening to the editorial that I take daily. वो भी YouTube पे है, और करना ही चाहिए वो, क्योंकि उसके हिसाब से आपको मेन आइडिया एक्सट्रैक्शन आ जाएगा, along with the logical reasoning part of it sometimes. Of course, and of course, along with the vocabulary. So we'll be doing this. Stay logical, stay positive, always, and be logical and be positive with Vidya. So like, comment, share, thank you, and stay there.